मैं जीपीसी जोधपुर से संगीता गोयल आज आपको फर्स्ट ईयर सिलेबस में सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री कोड नंबर 1003 में यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें कि हम कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन पढ़ते हैं, जिसमें कि आज हम टॉपिक 5.1 फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि विद्युत अपघटन विद्युत अपघटयी पदार्थों का होता है, यानी कि ऐसे पदार्थ जो कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं, हम उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपघटी पदार्थ कहते हैं। तो सभी पदार्थों को हम उनके आयनों में विभक्त होने या ना होने के बेसिस पर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, आइदर इलेक्ट्रोलाइट्स यानी विद्युत अपघटी पदार्थ और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, जैसे कि एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं यूरिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, शुगर आदि। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनकी चालकता कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में सभी स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, H2SO4, HNO3 आएंगे। सभी स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे बेसिस में आपके NaOH, KOH आएंगे। एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स जो हैं जैसे NaCl, KCl आएंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस इन इलेक्ट्रोलाइट पदार्थों का ही होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ क्योंकि आयनों में विभक्त नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता है। Therefore, a chemical reaction brought about by the passage of electric current through an electrolyte substance is known as electrolysis. And devices or cells used to carry out electrolysis are called electrolytic cells. यानी जिसमें ये रिएक्शन हो रही है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स या विद्युत अपघटी सेल कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है जिसमें कि एक टैंक होता है इंसुलेटिंग मटेरियल का, ग्लास या स्टोन का बना हुआ। इसमें दो मेटल रॉड्स डली हुई हैं। ये मेटल रॉड्स ही इलेक्ट्रोड्स कहलाती हैं। इनको हम कॉपर वायर द्वारा कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के थ्रू। बैटरी के जिस टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से जो रॉड कनेक्ट है वो एनोड कहलाती है, और नेगेटिव टर्मिनल से जो रॉड कनेक्ट है वो कैथोड कहलाती है। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एनोड है, एक कैथोड है, बैटरी से कनेक्टेड है, और जो सॉल्यूशन लिया हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइट का है। जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट हो जाता है और मूवमेंट ऑफ आयंस भी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ जाते हैं और पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं NaCl का। जब NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, या तो इसे पिघला कर या फिर इसको पानी में डिज़ोल्व करने के बाद यह आयनों में विभक्त हो जाता है, पॉजिटिव आयन Na+ एंड नेगेटिव आयन क्लोराइड आयंस। तो मूवमेंट ऑफ आयन स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही सर्किट पूरा होगा। सोडियम आयंस जो पॉजिटिव आयन है कैथोड पर जाएंगे और अपना एक इलेक्ट्रॉन उसमें निकाल करके न्यूट्रल Na में परिवर्तित हो जाएंगे कैथोड पर, और इसी तरह से एनोड रिएक्शन होगी। यह इलेक्ट्रॉन एनोड पर आएगा और इलेक्ट्रॉन
दे करके न्यूट्रल क्लोरीन एटम में चेंज हो जाएगा. ओके. Faraday studied the quantitative relationship between electricity and amount of substance deposited on the electrode. Faraday ने ही यह बताया कि कितना अमाउंट इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है और कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है. इन दोनों में जो रिलेशन है ये फैराडे के नियमों में आता है. फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो सबसे पहले हम फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, यानी कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम. द लॉ स्टेट्स दैट द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte solution. तो उस विद्युत अपघटन विलयन में जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है उसके ही प्रोपोर्शन में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुए पदार्थ की मात्रा होगी. जिसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि Q कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर W ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिट होता है तो प्रथम नियम के अनुसार W इज़ प्रोपोर्शनल टू Q. देयरफॉर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. W इज़ इक्वल टू Z इंटू Q, वेयर Z इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. और इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं या ECE इसको कहा जाता है. जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ही Z है. यदि हम C एम्पियर करंट T सेकेंड के लिए पास कर रहे हैं तो Q का मान होगा Q इज़ इक्वल टू C इंटू T, जैसा कि आप देख रहे हैं. एंड देयरफॉर W इज़ इक्वल टू ZQ, और हम Q का मान यदि रख देते हैं यहाँ पर तो W इज़ इक्वल टू Z इंटू C इंटू T. ओके. यदि C 1 एम्पियर हो और T 1 सेकेंड हो, यानी कि अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज़ पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फॉर 1 सेकेंड, तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा W इज़ इक्वल टू Z बिकॉज T इज़ इक्वल टू 1 एंड C इज़ इक्वल टू 1. तो यानी W इज़ इक्वल टू Z, इसका मतलब है कि जो Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर है? W के. कब? जबकि 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए. Okay, electrochemical equivalent Z of the substance may be defined as the mass of the substance deposited when a current of 1 ampere is passed through the electrolyte solution for 1 second. या हम कहें 1 coulomb electricity is passed. Okay, it is found that 96500 coulombs of electricity deposits 1 gram equivalent of the substance. Therefore, ECE या Z is equal to equivalent mass of the substance divided by 96500. Okay. Second law of electrolysis, फैराडे ने जो द्वितीय नियम दिया विद्युत अपघटन का, उसके अकॉर्डिंग the law states that when the same quantity of electricity is passed through the solution of different electrolytes in series, the masses of the substances produced at the electrodes are directly proportional to their equivalent masses. यानी कि यदि समान मात्रा की इलेक्ट्रिसिटी सीरीज़ में रखे हुए इलेक्ट्रोलाइट्स में से प्रवाहित की जाए तो निक्षेपित पदार्थों की मात्रा किसी भी इलेक्ट्रोड पर उनके इक्विवेलेंट मासेस या तुल्यांकी भारों के अनुपात में होती है.
Let us consider the passage of electricity through the solution of CaSO4 and AgNO3. हमने दो सॉल्यूशन लिए, दो टैंक्स में CuSO4 भरा है, एक में AgNO3 बना है। दोनों को हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है जिससे कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों में पास की जा सके। फ्रॉम द सेकेंड लॉ हमें क्या मिलता है? मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड, यानी निक्षेपित हुए कॉपर की मात्रा डिवाइडेड बाय निक्षेपित हुए Ag की मात्रा, सिल्वर की मात्रा, इज इक्वल टू कॉपर का तुल्यांकी भार डिवाइडेड बाय सिल्वर का तुल्यांकी भार। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि इस तरह से दो सॉल्यूशंस लिए गए हैं, सीरीज़ में उनको कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी के द्वारा। तो हमें कॉपर की मात्रा और Ag की मात्रा, Cu एंड Ag की मात्रा कितनी डिपॉजिट हो रही है रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर, ये हम सेकेंड लॉ से निकाल सकते हैं। लेट अस कंसिडर टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स connected in series so that same amount of electricity is passed through them. If W1 and W2 are the masses of the elements deposited at their respective electrodes, and E1 and E2 are their respective equivalent masses, then W1 upon W2 is equal to E1 upon E2 according to second law of Faraday's. Now according to first law of Faraday, W is equal to Z into C into T, where Z is equal to electrochemical equivalent of that substance, C amount of current passed, and T time in seconds. Putting the value of W in equation number 1, हमें क्या मिलता है? W1 upon W2 is equal to Z1 into C into T divided by Z2 into C into T. This is equal to therefore E1 by E2, because C and T दोनों ही इक्वेशन में सेम है। Therefore Z1 upon Z2 is equal to E1 upon E2. Therefore we can say E is proportional to Z. The electrochemical equivalent Z of an element is directly proportional to the equivalent mass of that substance. Okay, यानी कि किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, या E is equal to F into Z, where F is a constant of proportionality and is known as Faraday's constant. The value of 1 Faraday is 96500 coulombs. तो इस तरह से हमने फैराडे के दोनों नियम देखे जो कि ये बता रहे हैं कि प्रवाहित हुए करंट तथा निक्षेपित हुए पदार्थ की मात्रा में क्या संबंध है। यह इलेक्ट्रोलिसिस इस तरह से हमको कई जगह काम में भी आता है। इसकी क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं ये हम समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हो सकती है, जहाँ पर एक पदार्थ की परत दूसरे पदार्थ पर चढ़ाई जाती है, एक मेटल की दूसरे मेटल पर कोटिंग की जाती है, यानी सेकेंड मेटल एक्सट्रैक्शन में, यानी ओर से मेटल निकालना, उसमें भी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस काम में आते हैं। मेटल प्योरिफिकेशन में, एंड प्रिपरेशन ऑफ H2 गैस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि पानी के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन गैस बनाने में भी लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ही काम में आते हैं। ओके, थैंक यू।